हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे 2023। तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों आ चुका है। तो पहले मैं इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर आपके सामने लेके आया हूँ, उसके बाद जो मेरा अगला लेक्चर आएगा वो बजट पर आएगा, ओके, जिससे हम दोनों ही टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है, ये होता क्या है इकोनॉमिक सर्वे, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले देखिए, आपको पता होगा 31 जनवरी 2023 में इकोनॉमिक सर्वे रखा गया। तब से ही बजट सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और बजट रखा गया 1 फेब को, ये आपको याद रखना है, मतलब 1 फेब 2023 को बजट रखा गया और एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रखा गया। बट बजट सेशन कब से स्टार्ट हो गया? 31 जन से, जब ये इकोनॉमिक सर्वे रखा गया। तो याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट होती हैं, जैसे आपको पता होगा देश की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, वो अपना एक स्पीच देती हैं और यहीं से बजट सेशन स्टार्ट होता है। मतलब बजट सेशन स्टार्ट कैसे होता है? जब प्रेसिडेंट अपना स्पीच देती हैं। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू में लिखा उनका स्पीच, तो बजट सेशन स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट के स्पीच से। इस बार जो द्रौपदी मुर्मू जी ने स्पीच दिया, उसमें अगर मैं कुछ की पॉइंट्स देखूं क्या क्या उन्होंने बोला, तो उन्होंने बोला इंडियाज फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट, ये लाइन उन्होंने यूज़ की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में भी आपको पूछा जा सकता है आपसे। अमृत काल के बारे में बोला गया, जो लास्ट बजट और इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको बताया था, उस टाइम पर बोला गया था ये अमृत काल क्या है। 25 ईयर्स का जो ईयर्स है, दैट इज 2022 से लेकर 2047 तक, इस टाइम पीरियड को हम अमृत काल कह रहे हैं। आपको पता होगा 2047 में हमें 100 साल भी हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस को। सो ये 25 ईयर्स की डेवलपमेंट की बात की आ रही है, अमृत काल का वर्ड यूज़ किया गया। फिर देखेंगे सबका विकास सबका प्रयास, ये वर्ड उनके स्पीच में रहा। और एक है आत्मनिर्भर भारत, जिसको आप बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो उनके स्पीच में थे। तो याद रखिए, बजट सेशन उनके याद रखिएगा उनके स्पीच से स्टार्ट होता है। अब ये इकोनॉमिक सर्वे क्या है, जिसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिख रखा है इकोनॉमिक सर्वे 2023, या तो आप इस नाम से इकोनॉमिक सर्वे 2023 बोल सकते हैं, या इकोनॉमिक सर्वे 2022 से लेकर 23 तक, रिमेंबर। सो जनरली याद रखिएगा, इस तरह भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। और सिंपल वर्ड्स पे जाना तो इकोनॉमिक सर्वे 23 हम लिख देते हैं, ठीक है। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे का फ्रंट पेज देखेंगे कुछ इस तरह है। आपको पता होगा इंडिया G20 समिट की है, हेड अध्यक्षता कर रहा है इस 2023 में, तो उसी को देखते हुए इसका फ्रंट पेज बनाया गया इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है। अब इकोनॉमिक सर्वे की अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, तो देखिए, जैसे कि आपको पता होगा ये इकोनॉमिक सर्वे 31 जन को रखा गया। तो प्रीवियस पूरे ईयर में अगर देखा जाए कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो क्या था, देश की इकोनॉमी में क्या हालात थे, हर सेक्टर में क्या सिचुएशंस थी, कहीं प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स थी, ये सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक सिनेरियो था कंट्री का पास्ट ईयर में, और प्लस जो प्रॉब्लम्स रही उसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। मतलब आउटलाइन बताते हैं कि अगला ईयर जो आने वाला है उस पर आप ये सोल्यूशन अपनाएंगे, ये स्टेप्स अपनाएंगे तो ऑफकोर्स आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो प्रॉब्लम हर सेक्टर में, उसके सोल्यूशंस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलती है, रिमेंबर। तो एक तरीके से देखा जाए, एक लाइन में डेफिनेशन बोली जाए तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है? एक फ्लैगशिप एनुअल रिपोर्ट कार्ड है, एक रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर में क्या क्या दिक्कतें रही वगैरह, रिमेंबर। रिपोर्ट कार्ड है इकोनॉमी का देश की, और जिसको टेबल्ड कौन करता है? ऑफकोर्स जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो उसको टेबल करते हैं। तो वही लिखा हुआ है मैं, बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये एक इकोनॉमिक सर्वे होता है, एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड हो गया हमारी इकोनॉमी का। अब ये रिपोर्ट कार्ड बनाता कौन है? तो यार, कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, दैट इज इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर जो इकोनॉमिक डिवीजन है वो इस इकोनॉमिक सर्वे को बनाता है। और इसमें ये आपको याद रखना है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और किसके ओवरऑल गाइडेंस किसका रहता है? CEA का, दैट इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ओवरऑल आपका गाइडेंस रहता है, जिसके अकॉर्डिंग ये डेवलप करता है। और अभी कौन है? तो याद रखिएगा, नागेश्वरन जो है अभी पर्सनैलिटी जो है, ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, ओके। आगे अगर मैं बात करूं इस इकोनॉमिक सर्वे की, फिर मैं डिस्कस भी करूंगा इस इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोला गया। बट उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट याद रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहली बार प्रेजेंट कब किया गया था? तो 1950 से 51 के टाइम पर प्रेजेंट किया गया था। और अंटिल 1964 की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ ही प्रेजेंट किया जाता था। बट अभी आप देखते हैं बजट के एक दिन पहले, जनरली आप देखिए बजट अगर 1 फेब को आया है तो इकोनॉमिक सर्वे 31 जन को रखा गया है। सो 1964 तक तो बजट के साथ ही इकोनॉमिक सर्वे रखा जाता था। बट 1964 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो वो डीलिंग कर दिया गया बजट से हटा दिया गया। और आप जनरली देखते हैं उसको कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में रखा जाता है अ डे बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द बजट, मतलब बजट के आने के एक दिन पहले जनरली आप देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे को रखा जाता है। जनरली जैसे अगर फॉर एग्जांपल 1 फेब को बजट आया तो 31 जन को आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा, जिसको टेबल करेंगे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है।
मतलब हमारी जो निर्मला सीतारमण है वो इसको टेबल करेंगी, ठीक है। तो क्या ये कंपलसरी है, इकोनॉमिक सर्वे हर साल रखना जरूरी है? तो मतलब तो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे रखा जाए। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं जो प्रैक्टिस चली आ रही है उसको फॉलो किया जा रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे हर साल बजट से पहले रखते हैं, ओके रिमेंबर। और ये नॉर्मली मैंने बताया ना, बजट से पहले आप फाइनेंस मिनिस्टर्स को टेबल करती हैं। और इसकी जो रिकमेंडेशंस है कि ये सोल्यूशन करना चाहिए इस सेक्टर में, ये बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट को, ये जस्ट रिकमेंडेशन। तो जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा है कि रिकमेंडेशंस मिल गई हैं, तो अगर आपसे कोई प्रॉब्लम पूछे तो सोल्यूशंस जो है वो इकोनॉमिक सर्वे खुद ही बता रहा है आपको, तो उसके लिए उसको पढ़ा जाता है डाटा के लिए, ओके। तो एक तरीके डाटा इसमें बहुत कुछ रहता है जो हेल्पफुल होता है आपके एग्जाम्स के लिए। अभी इस वाले का जो इकोनॉमिक सर्वे रखा गया, ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो इस इकोनॉमिक सर्वे में अगर देखा जाए तो 3 बातें बोली गई, 3 शॉक्स जो इंडिया सफ़र कर रहा है, ठीक है, वो बताए गए। जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक, आप सबको पता है, स्टिल हम इससे रिकवर कर रहे हैं इस कोविड-19 पेंडेमिक से, ओके। दूसरा बोला गया रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, जैसा आपको पता होगा जो रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर फूड, फ्यूल, फर्टिलाइज़र ये बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इसके जो याद रखिएगा ये सब इंपोर्ट किया जाता है। तो इंपोर्ट होने की वजह से इसका जो कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ वॉर चल रहा था तो ऑफकोर्स सप्लाई चेन आपकी डिस्टर्ब हो गई, तो इसके प्राइस भी हाइक हुए इन आइटम्स के बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट। तीसरा बोला गया जो इकोनॉमिक स्ट्रेस आप देख रहे थे साउथ एशियन नेशंस में, जैसे आप श्रीलंका की बात कर लो, किस तरह वहाँ कंडीशन है, पाकिस्तान की बात कर लो, ये सब आपके नेबरिंग नेशंस है, याद रखिएगा, इससे आपका इंपैक्ट पड़ता है ना। तो इसकी ये इंपैक्ट साउथ एशियन नेशंस में दिक्कतें आ रही थी। प्लस आप देखिए जो डॉलर था वो स्ट्रेंथन हो रहा है, रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, तो ये भी एक 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आपने कहा, उन्होंने कहा जो जनरली हमको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आपके इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई हैं। आप इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देखोगे, देखिए तो उसमें से बहुत सारे आप ओपन करो, देखो मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया गया है, तो देखिए गवर्नमेंट ने प्रीफेस रहता है, ऐसे करके सारे चैप्टर वाइज ऐसे करके पूरा इकोनॉमिक सर्वे मेंशन रहता है। हर सेक्टर पे आप देखिए या डिटेल में आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए चैप्टर लिखा हुआ है, चैप्टर 1 क्या लिखा है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी 2022-2023 रिकवरी कंप्लीट। तो ऐसे करके जो रहते हैं चैप्टर्स जो रहते हैं वो ऐसे मेंशन रहते हैं। तो अगर मैं एक चैप्टर का बेसिक्स आपको बताऊं तो देखिए लिखा हुआ था चैप्टर 1 क्या था, दैट इज स्टेट ऑफ इकोनॉमी 2022 से 2023 रिकवरी कंप्लीट। कहने का मतलब आपको पता है कोविड आया था, ठीक है, तो देखिए कोविड की वजह से आपकी ग्रोथ जो थी वो कैसे नीचे चली गई थी। फिर आप देखिए 20 से 21 देखिए आपकी ग्रोथ डाउन हो गई, फिर आपने धीरे धीरे करके रिकवर किया और फाइनली अब देखा जाए 2023 में तो आप प्रॉपरली रिकवर कर चुके हैं, ठीक है, आपकी रिकवरी कंप्लीट हो चुकी है। तो ग्राफ के थ्रू दिखा रहे हैं कि रिकवरी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये आपके ऐसे चैप्टर आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो, बट इकोनॉमिक सर्वे को एक बहुत ही आउटलाइन की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जैसे आपको पता होगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, वो प्रेजेंट कर रहे थे इस चीज़ों को और डिटेल में बता रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने एक चीज़ बताई, बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि सक्सेसिव शॉक्स जो हैं जो इंडियन इकोनॉमी को लगे उसके बारे में उन्होंने बताया किस तरह इंपैक्ट हुआ। देखिए बड़ा अच्छा उन्होंने एक चीज़ बताई कि 2005 से 2012 के बीच में क्रेडिट बूम था, मतलब आपको बहुत ईजिली लोन मिल रहा था, बहुत सारे लोग को लोन प्रोवाइड किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये लोन वो चुका नहीं पाए, जिसकी वजह से आप देखिए बैंक का एनपीए दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो बढ़ गया, ओके, 2015 के टाइम पर। और 2018 पे आप देखेंगे आईएलएफएससी ये कोलैप्स हो गया। ये आईएलएफएससी क्या है, फुल फॉर्म में बता देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ओके। ये है क्या, इसको क्रिएट किया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने और इंश्योरेंस कंपनीज ने, ओके। और ये बना था स्टेट फंडेड था, जिसका काम था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और फाइनेंस कंपनी थी एक तरीके से, और इसमें क्राइसिस देखने को मिलते हैं 2018 में, ठीक है। तो ये एक तरीके से लैप्स हो जाता है जो बनाया गया था, तो इसका लैप्स होना एक बहुत बड़ा शॉक था, इसका क्राइसिस, जिसके साथ देखेंगे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है एनबीएफसी, उसमें स्ट्रेस देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द लैप्स कोलैप्स ऑफ दिस ILFS, रिमेंबर, ठीक है। तो ये बताया गया, फिर ये तो कोलैप्स हुई, फिर 2000 क्योंकि किस तरह, क्योंकि एनपीए बढ़ता जा रहा था, आप देखिए कंपनीज का ये जो बैंक्स का एनपीए इंक्रीज हो रहा था, उसकी वजह से ILFSC कोलैप्स भी होता है। और 2019-20 में आप सबने देखा जिस तरह कोविड पेंडेमिक आया, ओके, और उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं 2022 में किस तरह कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए, जो सप्लाई चेन थी वो रिड्यूस हो गई कोविड की वजह से। तो ये सब हमको एक शॉक जो है वो एक तरीके से उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया किस तरह हमको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे अगर बात करें अबाउट दिस इकोनॉमिक सर्वे, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की बात की कि देखिए पिछले 8 सालों में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी हुए हैं,
जैसे उन्होंने बोला है फाइनेंशियल इंक्लूजन में गवर्नमेंट ने आधार, जनधन योजना, है ना, मोबाइल कनेक्शन के थ्रू तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ वर्क किया। बैंकिंग में भी रिफॉर्म्स हुए, जिस तरह मर्जर्स हुए बैंक के, प्राइवेटाइजेशन हुआ है। ओके, डिजिटल पब्लिक गुड जैसे आप देख रहे हैं, डिजी लॉकर, यूपीआई पेमेंट जैसे आज की हम इतना कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत वर्क किया हुआ है। हेल्थ में भी गवर्नमेंट ने वर्क किया, दैट इज फॉर एग्जाम्पल नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, स्वच्छ भारत मिशन, उन्होंने हेल्थ में भी बहुत वर्क किया। तो एक तरीके से गवर्नमेंट की तारीफ भी की गई है। ईज ऑफ लिविंग में आप देखिए गवर्नमेंट आवास योजना में वर्क कर रही है ना, जल जीवन मिशन, ऐसे बहुत से स्कीम्स में गवर्नमेंट ने वर्क किया। तो आप ये भी देखेंगे इसमें ये चीज़ें भी बताई जाती हैं कि गवर्नमेंट ने किन किन एरियाज में गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है। लेकिन अब मेन चीज़ इकोनॉमिक सर्वे का अगर हम आते हैं तो ग्रोथ एस्टीमेट कितना रहा ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2022 से 2023, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इकोनॉमी एक्सपेक्टेड ग्रो करने की बात की गई है रियल टर्म्स में वो 7% है, ठीक है। तो 2022 में से 2023 7% आपकी ग्रोथ रेट की बात की गई है, जबकि 2023 से 2024 प्रोजेक्शन जो है वो देखा जाए तो जीडीपी का प्रोजेक्शन देखा जाए तो 11% बोला गया है नॉमिनल टर्म्स में, और रियल टर्म्स में बोली गई है 6.5%। कब की? 2023 से 2024, मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे आपको आगे का फ्यूचर प्रोजेक्शन भी बता रहा है कि ये आपकी क्या कहते हैं ग्रोथ रेट हो सकती है, ठीक है। 11% नॉमिनल और रियल 6.5%, बट उन्होंने एक रेंज भी बताई, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ओके। तो उन्होंने बोला है इंडिया जो एक रेंज बताई उन्होंने 6 to 6.8%, याद रखिएगा 6 से 6.8% जो है वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी, ठीक है, रियल टर्म्स में 2023 से 2024 के बीच में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए कोविड के टाइम पे तो कितनी माइनस हो गई थी, -6.6, तो 2023 से 2024 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की है वो है 6 से 6.8%। अब आप कहेंगे सर इकोनॉमिक सर्वे तो कुछ ही बोल देता है, उन्होंने बोल दिया तो क्या ऐसा हो जाएगा? ये मैं आपको डिस्कस करता हूं, बट उससे पहले एक पॉइंट और बताना चाहूंगा। देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया की, आप देखिए कोविड के टाइम पे इंडिया की ग्रोथ रेट कम हुई, अगर वर्ल्ड में भी आप कंपेयर करोगे ना तो ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया की सिचुएशन बुरी हुई है, बाकी जगह बहुत अच्छा चल रहा है। आप देखिए वर्ल्ड में देखिए, यूएस से लेके मैंने सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है, वर्ल्ड का भी एवरेज देखिए तो 2022 में 3.2% ही ग्रोथ प्रोजेक्शन था, जबकि इंडिया का 6.8% था। और वर्ल्ड में देखिए अलग अलग कंट्रीज का कितना कम है, ठीक है। सिमिलरली 2023 में वर्ल्ड का 2.7 है, इंडिया का 6.1% है। तो मतलब ये नहीं कह सकते मतलब कि आप कि इंडिया का ग्रोथ रेट कम हो रहा है, देखिए लास्ट टाइम ज़्यादा था अब कम हो गया है। देखिए वर्ल्ड में कोविड का, रशिया कॉन्फ्लिक्ट, ये सबकी वजह से सबको इंपैक्ट दिखने को मिला है, ठीक है। प्लस एक पॉइंट और बताया गया है, इंडिया की इस बार प्रोजेक्शन ग्रोथ हम जैसे बता रहे हैं 6 से 6.8% के बीच में रह सकती है, ओके। तो देखिए ऐसा नहीं इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, देखिए वर्ल्ड की बड़ी बड़ी एजेंसीज, ठीक है, चाहे आप एडीबी बैंक करिए, मूडी, फिच, रिमेंबर वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, एसबीआई, आईएमएफ, सब में देखिए इंडिया की प्रोजेक्शन कितनी अच्छी बताई गई है। कहीं 6.8, फॉर एग्जांपल आईएमएफ की बात करो तो 6.8% बताई है, एसबीआई ने भी 6.8% बताई है। तो आप देख रहे हैं ऐसा नहीं इकोनॉमिक सर्वे ने अपने हिसाब से बता दिया, हर जगह इंडिया की प्रोजेक्शन ग्रोथ बताई गई है। फाइनेंशियल ईयर अगर हम 2023 की बात कर रहे हैं रिमेंबर, तो एवरेज ग्रोथ रेट हर जगह इंडिया की अच्छी बताई गई है। तो इसलिए हमारा जो टारगेट है वो 6 से 6.8% है, ये आपको याद रखना है। इस बाकी प्रोजेक्शन जो इकोनॉमिक सर्वे में किया है। दूसरा आपको बताओ वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। इंडिया ने टेक ओवर किया कि इसको यूके को हमने टेक ओवर कर लिया। फर्स्ट में यूएसए है, सेकंड में चाइना, थर्ड में जापान, फोर्थ में जर्मनी और फिफ्थ में इंडिया आ गया है। बट इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ पीपीपी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फर्स्ट में चाइना है, सेकंड में यूएसए और थर्ड में इंडिया है। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने, पूछे जा सकते हैं, ओके। आगे इकोनॉमिक सर्वे की कुछ बात करूं, कुछ हाईलाइट्स की बात करूं, तो देखिए ये बड़ी अच्छी बात बोली गई है, जो इंडिया का इस बार प्रोजेक्शन ग्रोथ भी आप देख रहे हैं अच्छा रख रहे हैं हम, क्यों? और पिछली बार भी आप देखेंगे 7% ग्रोथ हुई, इसका रीज़न क्या रहा है? देखिए जो एमएसएमई है, दैट इज मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं, ठीक है, एमएसएमई में आप देखेंगे लोन्स बहुत मिला है, क्रेडिट की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुई है। देखिए बोला भी है अराउंड 30.5% एवरेज, ठीक है, लिखा हुआ है जो ग्रोथ हुई है किसमें, क्रेडिट ग्रोथ टू एमएसएमई सेक्टर को, जो क्रेडिट अमाउंट दिया गया एमएसएमई सेक्टर को वो बहुत इंक्रीज हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे ने बताया हुआ है। अच्छी बात है, एमएसएमई में आपको पता होगा बहुत सारे छोटे उद्योग जो रहते हैं, ठीक है, बहुत से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, तो उसमें क्रेडिट बढ़ा है, ठीक है। तो दिस इज सेट बाय इकोनॉमिक सर्वे। दूसरा आप देखिए जैसे आपको पता होगा सरकार के जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो आपको पता है उससे गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं होता है, पेंशन, सैलरी, इन सबसे। बट जो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आप एसेट क्रिएट कर रहे हो, एसेट क्रिएट करोगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो गवर्नमेंट देखिए जो सेंट्रल है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान दे रही है, उसको बढ़ा रही है।
63.4% जो है इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, है ना, कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा ध्यान दे रही है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे जो ग्रॉस एनपीए है वो भी बोला गया है कि अब आप देखेंगे 5 ईयर लो हो गया है, दैट इज 5% तक आप देखेंगे हमारा ग्रॉस एनपीए हो गया है, जो कि एक अच्छा स्टेप है कि आप एनपीए को भी रिड्यूस किया जा रहा है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में पॉइंट्स बोले गए हैं। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि 9.8% सितंबर 2021 पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो 7.2% हो गया, मतलब ये भी डिक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग। तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे में आपके बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी गवर्नमेंट ने कम किया, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की गई है। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देखेंगे जो सर्विस सेक्टर है, जैसे 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस की मैं स्पेशली बात करूंगा क्योंकि 2022 से 2023 के बीच में जो सर्विस की ग्रोथ है वो 9.1% बोली जा रही है। तो बहुत अच्छी बात है, 9.1% ग्रोथ की बात की जा रही है। और सर्विस में आपको पता होगा जिस तरह ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, आप शार्क टैंक अगर देखते होंगे तो किस तरह आप देख रहे हो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नए नए ऑनलाइन बिजनेसेस आ रहे हैं, सर्विस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ई कॉमर्स हो गए, नए नए स्टार्टअप्स हो गए, ठीक है, उसके सर्विस ग्रोथ 9.1% है। ठीक है, मैं सारी ग्रोथ एंड में आपको एक स्नैपचैट दिखा दूंगा, यहाँ पर सारी ग्रोथ मेंशन है। ठीक है, आगे इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन में देखिए जनरली हम WPI और CPI दो इन्फ्लेशन आपने सुने होंगे, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। जनरली हम CPI इन्फ्लेशन की ज़्यादा बात करते हैं, रिमेंबर। सो अभी CPI इन्फ्लेशन देखा जाए तो 6.8% है। ठीक है, बट ये ज़्यादा है क्योंकि आपको पता होगा इन्फ्लेशन जो हमने बोला था 4% ±2 होना चाहिए। गवर्नमेंट का टारगेट भी था कि RBI का ने भी टारगेट रखा था कि 2 से 6% के बीच में ही इन्फ्लेशन होना चाहिए, बट अभी देखिए 6.8% है। बट बोला जाएगा अब आगे से रिकवरी करेंगे हम इन्फ्लेशन में, ठीक है, ये बात बोली गई है। बट 2022 से 2023 में जो CPI इन्फ्लेशन है वो 6.8% है और WPI इन्फ्लेशन जो है, WPI इन्फ्लेशन दैट इज 11.5% है। ठीक है, आगे अगर बात करें दैट इज फिस्कल डेफिसिट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिस्कल डेफिसिट 2022 से 2023 का जो है दैट इज 6.4%। तो ये भी याद रखना, इकोनॉमिक सर्वे ने जो फिस्कल डेफिसिट कितना बोला है दैट इज 6.4%। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ फॉरेक्स रिजर्व, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर बात करूं तो देखिए आगे आप देखते हैं अभी 2021 से 2022 में तो ज्यादा था, $607 बिलियन था, बट 2022 से 2023 में $563 बिलियन हो गया है। ऑफ कोर्स ये आपको कम लगेगा बट स्टिल बहुत अच्छा फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया के पास। ठीक है, दैट इज 563। फॉरेक्स रिजर्व जिसको नहीं पता, फॉरेक्स रिजर्व फॉरेन करेंसी एसेट्स प्लस गोल्ड रिजर्व, गोल्ड जो सरकार का फॉरेन करेंसीज है, SDR जो आपको तो IMF की करेंसी है, प्लस रिजर्व पोजीशन विद IMF। ठीक है, इन सारों को मिला के फॉरेक्स रिजर्व बनता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ाई हुई है, बट आपको अभी मैं इकोनॉमिक सर्वे बता रहा हूँ, तो याद रखना इस बार फॉरेक्स रिजर्व कितना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर आप फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखेंगे इन मिलियन टन्स, तो ये भी आप देखेंगे इंक्रीज ही हो रहा है इंडिया में। अभी 2021-22 में जो डाटा दिया गया है वो 315.7 मिलियन टन्स जो है वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बताया गया है कि देखिए किस तरह मैटरनल मोर्टेलिटी रेट गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है। ठीक है, 2013 से देखिए 97 तक ले आई है गवर्नमेंट, 2020 का डाटा दे रहे हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो चाहे अंडर याद रखिए मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें वो भी रिड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, है ना। स्टंटिंग इन चाइल्ड, ठीक है, मतलब स्टंटिंग इन चाइल्ड अंडर 5 ईयर, ठीक है, अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन, ठीक है, वो भी आप देखेंगे वो भी रिड्यूस किया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, हेल्थ में हमारा बहुत पैसा खर्च होता है, उसको भी गवर्नमेंट ने 64% से 48% रिड्यूस किया हुआ है। ये सब इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स, मतलब हॉस्पिटल में जो बर्थ्स हो रही हैं वो इंक्रीज हुई हैं, 79 से 89% हुई हैं। तो ये सब बातें बताई गई हैं। कोविड में गवर्नमेंट ने तथा वैक्सीनेशन दिए, तो ये सारी बातें जो हैं इकोनॉमिक सर्वे इन सारी बातों को बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बात की है कि हेल्थ एजुकेशन में गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है। इसकी वजह से आप देखेंगे तो जो प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, आप पीपल मतलब चिल्ड्रन टू टीचर रेशियो जो है, ठीक है, वो पहले ऐसा होता था कि 34 बच्चों में फॉर एग्जांपल एक टीचर है, अब और बेटर हो गया, अब 26 बच्चों में एक टीचर है। तो ये भी गवर्नमेंट ने इंप्रूव किया है। गवर्नमेंट PM श्री स्कूल्स बना रहा है, जिसमें स्कूल्स की अब मैंने स्कीम्स बताई हुई है PM श्री स्कूल्स की, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर रहा है। तो ये सारी बातें इकोनॉमिक सर्वे में बोली गई हैं। ठीक है, प्लस स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस आप देखिए, सारी कंट्रीज की देखिए नेगेटिव दिख रही होगी आपको। ठीक है, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, बट इंडिया की स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस देखिए प्लस में, दैट इज 3.9
परसेंट। ओके, तो ये भी बताया गया कि स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस भी इंडिया का बेटर है। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर की बात करूं मैं, इसमें कुछ बातें बोली गई बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है, 16% इंक्रीज हुआ है 2021 के कंपेयर में, आप देखेंगे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंडिया 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर बन गया है, बहुत अच्छी बात है। सर्विस एक्सपोर्टर, बहुत से सर्विस सेक्टर हम प्रोवाइड भी करते हैं। ओके, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज वर्ल्ड में इंडिया को आते हैं, ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। रेमिटेंसेज इंडिया को बहुत आते हैं। ओके, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बहुत बेटर है। इंडिया का बाहर से लोन, दूसरी कंट्री से लोन जो है वो बहुत कम है, मतलब एक्सटर्नल डेप्ट रेशियो जो है हमारा वो भी बहुत कम है। ओके, तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स हैं इंडिया के जो इंडिया इकोनॉमिक सर्वे में बताए गए हैं। जैसे मैंने बताया आपको रेमिटेंसेज, जो बाहर से पैसा आ रहा है, अब देखिए हर कंट्री कंपेयर में देखिए इंडिया का रेमिटेंसेज देखिए, दैट इज 100 बिलियन यूएस डॉलर्स है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन पे भी बात की गई इकोनॉमिक सर्वे में, किस तरह देखिए हम इंप्रूव करते जा रहे हैं, डायग्राम भी बना के बताया। पहले नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ करता था 2008 में, जब बहुत से 8 मिशंस गवर्नमेंट ने बनाए थे। फिर आगे COP27 अभी सबमिट हुई, आपको पता होगा इजिप्ट में। ओके, उसमें भी गवर्नमेंट ने अपने नेशनल डिटरमाइंड टारगेट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस पर भी गवर्नमेंट वर्क कर रही है। लाइफाई मिशन पे वर्क कर रही है। लाइफाई मतलब कि गवर्नमेंट चाह रही है कि आप जो भी लाइफ में काम करें, ठीक है, उसमें कंजम्पशन, वेस्टफुल कंजम्पशन नहीं हो, ठीक है, स्मार्ट कंजम्पशन हो, तो उस पे लाइफाई मिशन पे बात की गई है। ठीक है, रिन्यूएबल्स एनर्जी पे गवर्नमेंट बात कर रही है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे गवर्नमेंट बात कर रही है। प्लस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर रही है, जिसे बॉन्ड्स इशू करके मनी जो है ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगाए जाएंगे। तो गवर्नमेंट एनवायरमेंटली भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क कर रही है। आपको पता होगा हम नेट कार्बन एमिशन जीरो करने वाले हैं 2070 तक, गवर्नमेंट के टारगेट्स भी हैं। सो गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट पे भी वर्क किया हुआ है, ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी बोला गया प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपका को पार्टनर है डेवलपमेंट में, तो प्राइवेट सेक्टर को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, जैसे उसके लिए गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया, रैशनलाइज किया। PLI स्कीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बताई, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। जैसे आप इंडिया में जो भी बनाओगे, ठीक है, तो आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, चाहे फॉरेन कंपनी हो चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो। इंडिया में बनाओ, इंडिया से बना के बाहर बेचो, ठीक है, उसमें आपको इंसेंटिव मिलेंगे। वो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है, तो उस पर भी गवर्नमेंट वर्क करी, जिसमें कि अदर प्राइवेट सेक्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है। कोई भी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब पहले से कोई बना हुआ है, वो गवर्नमेंट किसी प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, वो उसको डेवलप करता है। नॉट ओनर नहीं बनता है, सिर्फ डेवलप करता है उसको और रेवेन्यू जनरेट करता है उससे। तो उनको ऐसे नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन, ऐसी चीजें जिसका गवर्नमेंट यूज कर पा रही है, जैसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। प्लस डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे अभी आपने देखा एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, तो इससे प्राइवेट सेक्टर को आप को पार्टनर अपने साथ बना रहे हो। ठीक है, प्लस गवर्नमेंट ने हेल्थ में बहुत वर्क किया हुआ, देखिए बताया 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी, 18 में आयुष्मान भारत, 19 में आप देख रहे हैं ई संजीवनी OPD, 2021 में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, 2022 में नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, उस पर भी गवर्नमेंट वर्क कर रही है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो 2025 तक गवर्नमेंट का टारगेट भी है टीबी को एंड करना, तो मतलब गवर्नमेंट ने हेल्थ पे भी बहुत वर्क किया हुआ है। ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। प्लस आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज्यादा है, उसको भी लिबरलाइज करने के लिए बहुत से स्टेप्स उठाए गए, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हुआ करता था पहले, उसको हटा के अब DPIIT गवर्नमेंट ने बना दिया, जिससे इजी फैसिलिटेशन हो, इजीली एंटर कर सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अब जनरली आप देखेंगे ऑटोमेटिक मोड में ला दिया गया, FDI में ऑटोमेटिक मोड में है, आप इजीली एंटर कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल्स बनाए गए हैं, जिसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस रहेगी, इन्वेस्टर्स बहुत जल्दी FDI के लिए परमिशन वगैरह जो है बहुत ईजिली मिल जाएंगी। ओके, तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर वर्क कर रही है। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे का मैंने आपको पूरा डिटेल जिस्ट जो है वो पूरा बता दिया है। और जाते जाते ये जो चार्ट मैंने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, PIB ने जो दिया हुआ है, जैसे इंडिया की GDP ग्रोथ 6 to 6.8% जो भी मैंने आपको बताई 2023 से 2024 पे। ठीक है, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट है 6.4%, जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। 2022 से 2023 में फिस्कल डेफिसिट है 6.4%। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैंने भी बताया 563 US बिलियन डॉलर है। ठीक है, फिर अब 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। एग्रीकल्चर में ग्रोथ बोली गई है 2022 से 2023 में 3.5%। ओके, लास्ट टाइम 3% थी, तो ऑफकोर्स उससे इंप्रूव ही हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात को इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो 10.3% थी, बट ये कम हुई है 4.1%, तो देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हुई है। बट सर्विस सेक्टर की ग्रोथ जो है वो 8.4 से सीधे 9.1% हुई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, इन्फ्लेशन मैंने बता दिया आपको 6.8%,
सीपीआई इन्फ्लेशन है और 11.5% डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर मेरा जो लेक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, उसका पूरा पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। बट अब जिस तरह आपने देखा होगा अभी यूपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी, बहुत लोग सोच रहे होंगे सर कैसे प्रिपेयर करें, मैं उसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। तो पहली बात, आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो सबसे पहले। ठीक है, मैं आपको जो यूपीएससी की नहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी की कर भी रहे हैं, ठीक है, मेरे नोट्स आ चुके हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, बड़े अच्छे पॉइंट फ्रेम में एकदम आपको चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, पूरे लेक्चर्स का जिस्ट जो है वो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंशिएंट है, ये मिडाइवल हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ों मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो नोट्स आप तुरंत ऑर्डर कर लीजिए। अगर आपने टाइम कम है तो आप नोट्स से पढ़ सकते हो। नोट्स के साथ साथ मैं आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा, और यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, कम टाइम बचा हुआ है, तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं विद इन 4 मंथ्स आपको सारी प्रिपरेशन करा दूंगा A to Z। ठीक है, तो उसका क्रैश कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। बहुत कम कॉस्ट में आपको पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा, उसमें आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, रिमेंबर। तो किस तरह की पॉलिटी के किस तरह पॉइंट वाइज नोट्स हैं, इन नोट्स के साथ अगर आपने लेक्चर्स देख लिए तो आपको इस एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। कोई डाउट क्वेरी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो एक बार मेरे एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड करो, उसको जरूर विजिट करो और वहां पर आप मेरे कोर्सेज को देखो। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। कुछ लोग सोचेंगे सर बजट का भी वीडियो चाहिए, जो अभी रिसेंटली बजट आया है, तो उसका वीडियो भी अगला लेक्चर में बजट पे डिटेल वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये इकोनॉमिक सर्वे था और बजट का भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इकोनॉमिक सर्वे का जो जिस्ट है वो समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।